हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लेके आ गई हूँ, और वो भी किसका? तो बिहार स्पेशल मॉक टेस्ट। और ये होगा बिहार स्पेशल मॉक टेस्ट 3 नंबर। इसके पहले मॉक टेस्ट 2 हो चुका है, वो भी फुल डिटेल्स के साथ कराया जाता है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं कि क्या है कुछ खास। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन है? पहले तो इस बुक को ही ध्यान रख लेना है, क्योंकि हो सकता है आपसे किताब का नाम ही पूछ दे। तो क्या है? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस, इतना याद रखना होगा। और इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही क्या है दिया हुआ है। तो चलिए, ए हो गया इसका राइट आंसर। वहीं बात कर ले अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म की बात कर ले तो जन्म हुआ था 3 दिसंबर कब? 3 दिसंबर 1884 में। कब? तो 3 दिसंबर 1884 में। और इनका स्थान भी पूछा जाता है कि कहाँ? तो जीरादेई बिहार में, जीरादेई गांव में हुआ था, जो कि कहाँ पड़ता है? सिवान जिला में। तो ये वाला नाम भी ध्यान में रखना होगा आपको। वहीं आपको ये पता होगा इनसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से क्या? तो कि ये भारत के प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति भी थे। कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और इनका कार्यकाल जो था राष्ट्रपति के रूप में, ये 1950 से 1962 तक रहा था। ठीक, तो ये पॉइंट इनको क्या करिएगा? 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। वहीं भारत रत्न की उपाधि भी इनको प्राप्त क्या है? प्रदान है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो भारत रत्न की उपाधि कब इनको दी गई थी? 1962 में ही दे दी गई थी। और आपको ये भी पता होगा कि ये क्या थे? कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व भी किसने निभाया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ही, जो कि अंतरिम सरकार के गठन के समय क्या थे? ये क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। तो ये चीज इनके बारे में ध्यान रखता। और इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से एक पॉइंट और ध्यान रख सकते हैं कि इनको बिहार का अजात शत्रु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का अजात शत्रु भी कहा जाता है। तो ये इतना सारा पॉइंट इनसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब आ जाइए आज के दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? यहाँ आधुनिक बिहार का निर्माता पूछ लिया गया है। तो ये माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। देखिए आज आपके लिए ऑप्शन ई है, क्योंकि टीचर वाले एग्जाम में 5 ऑप्शन रहते हैं। तो आज आपके लिए ऑप्शन 5 लाया गया है। तो आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक भी थे, शिक्षाविद भी थे, अधिवक्ता भी थे और पत्रकार भी थे। सोचिए एक साथ कितना इनका वो ये है। तो इसलिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट बन जाता है। वहीं आपको पता होगा कि संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक जो कि कब हुई थी? पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। और इनको क्या किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। प्रथम अस्थाई अध्यक्ष। तो ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जाता है। तो इस सब प्रश्नों को क्या करिएगा? ध्यान रखिएगा कि सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में ही क्या हुआ था? संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था, जो संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुआ था। चलिए अब बढ़ जाते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। तो तीसरा प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, तो इसको ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो स्वराज दल का जो गठन किया वो किसने? तो श्री कृष्ण सिंह ने। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं बात कर ले अगर कि कब हुआ था, तो बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 1923 में
कब? तो 1923 में स्वराज दल की शाखा का क्या किया गया था? गठन किया गया था। वहीं बात कर ले, अगर आपसे पूछ दे कि बिहार में स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष किनको चुना गया था, हो सकता है आपसे वही पूछ दे। तो बिहार में स्वराज दल का जब गठन हुआ था तो प्रथम अध्यक्ष का भी नाम पूछा जाता है, जो किनको चुना गया था? तो श्री नारायण प्रसाद। किनको? तो श्री नारायण प्रसाद को चुना गया था। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। हालांकि बिहार में स्वराज दल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इसके समर्थकों की एक सभा कब हुई थी? तो 26 फरवरी 1923 को हुई थी, वो भी पटना में। और आपको पता होगा कि कांग्रेस का 1922 में वार्षिक अधिवेशन जो गया में हुआ था, वो किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने, जिनको क्या कहा जाता है? देश बंधु भी कहा जाता है। तो ये सब पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 4 की ओर देखते हैं। 4 पे क्या है? क्यूल नदी निकलती है। कौन सी नदी पूछा है? कि क्यूल नदी इनमें से कहाँ से निकलती है? तो क्यूल नदी है जो गिरिडीह जिला से निकलती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो गिरिडीह जिला से कौन सी नदी निकलती है? क्या? क्यूल नदी निकलती है। वही बात करें तो ये बिहार में कहाँ? जमुई जिला के सत पहाड़ी के पास प्रवेश करती है। कौन? तो क्यूल नदी। तो यह एक पॉइंट इसमें ये नोट डाउन कर सकते हैं कि यह जमुई जिला के सत पहाड़ी के पास प्रवेश करती। हो सकता है नाम ही आपसे ये पूछ दे कि कहाँ प्रवेश करती है और कौन सी जिला में, तो दोनों को ध्यान में रखिएगा कि यह जमुई जिला के सत पहाड़ी के पास प्रवेश करती है। कौन? तो क्यूल नदी। ठीक। वहीं बात करें, अगर इसका सहायक नदी आपसे पूछ दिया जाए कि क्यूल नदी का सहायक नदियां के कुछ नाम बताइए, या फिर आपको हो सकता है कि चुनने के लिए दे दे कि कौन है कौन नहीं है, तो याद रखिएगा 2-3 इम्पोर्टेंट नाम। क्या? बरनर, आंजन, ये सब नाम शायद बहुत कम लोग सुने होंगे, और जो क्या है इसका सहायक नदियों में से एक है। किसका? तो क्यूल नदी को। ठीक। तो और यह नदी क्या होता है? जिला के सूर्यगढ़ के पास गंगा नदी में क्या हो जाता है? मिल जाता है। कौन जिला में? तो लखीसराय जिला के। तो ये पॉइंट भी इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। किसके बारे में? क्यूल नदी के बारे में, कि यह नदी लखीसराय जिला, कौन जिला? लखीसराय जिला। वहां भी कहाँ? तो सूर्यगढ़ा के पास गंगा नदी में क्या होती है? मिल जाती है। गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये सब सारा पॉइंट आपको भी नोट डाउन साथ ही साथ करते चलना है अच्छे से, ताकि आपके पास भी नोट्स तैयार हो जाए और आपको आसानी हो रिवीजन करने में। अब आ जाइए आज के 5वें नंबर प्रश्न की ओर। जो प्रश्न हमारा क्या है कि बिहार के किन जिलों में धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती है? तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है कि किन जिलों में धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती है? तो ये बिहार का मुंगेर जिला में। कौन सा जिला में? तो मुंगेर जिला में धारवाड़ का चट्टान पाया जाता है। वहीं बात कर ले, बिहार में संरचनात्मक दृष्टि से प्री कैम्ब्रियन कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प तक की चट्टानें पाई जाती है, और ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। तो ये पॉइंट जरूर नोट डाउन कीजिएगा कि बिहार में किस दृष्टिकोण से? तो संरचनात्मक दृष्टिकोण से। संरचनात्मक दृष्टिकोण से क्या है? कौन सा? प्री कैम्ब्रियन। ये नाम ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि पूछा हुआ काफी बार है। तो प्री कैम्ब्रियन कल्प से लेकर कहाँ तक? तो चतुर्थ कल्प तक की चट्टानें पाई जाती हैं। ये आप ही लोग के लिए हम लिख रहे हैं ताकि आप लोग भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। पाई जाती है। ठीक। वहीं बात करें प्री कैम्ब्रियन कल्प की चट्टानें, जो कि क्या है? धारवाड़ संरचना और विंध्यन श्रेणी संरचना के रूप में बिहार के दक्षिणी पठारी भाग में पाया जाता है। क्या? प्री कैम्ब्रियन
तो इसको ध्यान रखिएगा कि प्री कैम्ब्रियन कल्प का जो भी चट्टान है वो बिहार के दक्षिणी पठारी भाग में पाया जाता है। वही धारवाड़ चट्टान की बात कर ले तो जमुई, बिहार शरीफ, नवादा, राजगीर, गया आदि क्षेत्रों में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ वो सब ऑप्शन नहीं था, नहीं तो उपयुक्त में से एक से अधिक भी आंसर हो सकता था। और ये कैसा चट्टान होता है ये भी ध्यान में रखिएगा, तो आग्नेय चट्टान होता है। कैसा चट्टान होता है? तो आग्नेय चट्टान। तो इसी तरह का सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है, हर विषय का मॉक टेस्ट करवाया जाता है और आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन लाया जाता है और टॉपिक वाइज सेशन भी कराया जाता है। तो आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपका अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी किया कीजिए। चलिए अब बढ़ जाइए आगे की ओर, जो कि होगा हमारा प्रश्न नंबर 6। और प्रश्न नंबर 6 आ गया है मिलान करने वाला। तो फसल है और खेती का क्षेत्र है, यानी कि इस फसल का खेती का क्षेत्र कौन सा है, यही कौन सा जी पूछा गया है। तो जान लेते हैं, जैसे कि चाय है तो चाय की खेती का क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र, जो कि 3 नंबर में दिया हुआ है। वहीं कॉफी की बात कर ले तो बाबा बुदन पहाड़ी में क्षेत्र में क्या होता है? कॉफी। जूट की अगर बात कर ले तो आपको पता होगा जूट के मामले में जिला में कौन टॉप रहता है? पूर्णिया, कटिहार। और सोयाबीन की बात कर ले तो नासिक और क्या? अमरावती। तो ये ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। तो ये था यहाँ पर। वही भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछेगा तब क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? असम है। ठीक, अब आ जाइए, ये तो मिलान करने वाला प्रश्न था। अब आते हैं 7 नंबर प्रश्न पर। बिहार के किस जिला में विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है? यही आपसे पूछा गया है, ये शुरू हो चुका है और कब के ही शुरू हो गया, लेकिन किस जिला में? तो ये आपका हो गया है पूर्वी चंपारण जिला में, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर, तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा, कौन मंदिर? तो रामायण मंदिर। और इसका जो निर्माण कार्य है ये शुरू कब हो चुका है? तो शुरू ये हो चुका है 20 जून 2023 को ही। 20 जून 2023 से ही क्या हो चुका है? शुरू हो चुका है। लेकिन इसको लक्ष्य कब तक है पूरा करने का? तो आपसे हो सकता है पूरा करने का लक्ष्य का ईस्वी पूछ दे, तो जो पूरा करने का लक्ष्य का वर्ष है इसको, तो वो कब तक का है? 2025 तक। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना होगा। वहीं बात कर ले बिहार राज्य का अगर प्रमुख धार्मिक स्थल या मंदिर का कि कौन सा पूछ लिया जाता है, तो सूर्य मंदिर पूछ लेता है। तो सूर्य मंदिर बिहार के किस जिला में? तो औरंगाबाद। औरंगाबाद। वहीं बात कर ले महावीर मंदिर, ये तो सबको पता होगा, कई लोग तो यहाँ गए भी होंगे, तो पटना। और क्या और कौन सा? पटन देवी मंदिर, तो पटना। शीतला माता मंदिर, ये भी पटना। महाबोधि मंदिर बोध गया, जो भूलने लायक था वो लिख दिए। सूर्य मंदिर औरंगाबाद। हरिहर नाथ मंदिर, कौन मंदिर? हरिहर नाथ मंदिर, ध्यान रखिएगा, ये कहाँ? तो सोनपुर। तो ये सब पॉइंट बाय पॉइंट नोट डाउन करिएगा जरूर। अब आ जाइए आज के 8वें नंबर प्रश्न पर। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लीजिए आ गया क्वेश्चन फिर से स्वराज पार्टी से। अभी हम आपको उसमें बताएं कि उसका स्थापना कब हुआ था और बिहार में एक शाखा का दल किसने निर्माण किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। यहाँ पूछ लिया गया स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, जो कि अभी 1 मिनट पहले ही आपको बताएं कौन थे? नारायण प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव कौन थे, जब अध्यक्ष पूछा तब तो जान गए, लेकिन अगर आपसे प्रथम सचिव पूछेगा तो ये नाम भी ध्यान में रखना है, क्या? अब्दुल बारी। कौन बारी? तो अब्दुल बारी। और अभी बताएं कि बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 1923 में स्वराज दल की शाखा का क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो ये पॉइंट तो लिखवा भी चुके हैं। अब बढ़ जाते हैं 9वें प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा 9वां प्रश्न क्या है। घोड़ा कटोरा झील किस जिले में स्थित है?
तो घोड़ा कटोरा झील कहाँ स्थित है? राजगीर जिला में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और यहाँ कई लोग घूमने भी गए होंगे। नालंदा का फेमस जगह में से एक आता है राजगीर, और यहाँ आपको क्या मिलेगा? घोड़ा कटोरा झील। तो एक बार जाके सारे लोग घूमिए जरूर। वही बात कर ले घोड़ा कटोरा, जिसका अर्थ ही क्या है? घोड़े का कटोरा। और भारत के बिहार राज्य में कहाँ है? राजगीर शहर के पास एक प्राकृतिक झील है ये घोड़ा कटोरा झील। और ये क्या है? का जो आकार है झील का जो आकार है घोड़े जैसा ही है, इसीलिए इसका नाम क्या है? घोड़ा कटोरा। घोड़ा का कटोरा जैसा है। और ये तीनों तरफ से क्या है? पहाड़ों से घिरा हुआ है। तीनों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है। पहाड़ी से घिरा है कौन? घोड़ा कटोरा झील। और यह झील जो है सदियों नहीं जी, सर्दियों के दौरान साइबेरिया और क्या करता है? मध्य एशिया से प्रवासी पक्षियों को आकर्षित भी करता है। और झील के बीच में बुद्ध भगवान की 70 फीट, तो ये भी याद रखिएगा कि इसी झील के बीच में क्या है? गौतम बुद्ध की 70 फीट, कितनी फीट? तो 70 फीट ऊंची प्रतिमा है। गुलाबी बलुआ पत्थर से बना हुआ। तो हो सकता है आपसे यही पूछ दे किससे बना हुआ, तो गुलाबी बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही नवंबर 2018 में ही 70 फीट ऊंची बुद्ध प्रतिमा का क्या किया था? उद्घाटन किया था। अब आ जाइए आज के प्रश्न नंबर 10 की ओर। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये आपको 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है। तो जो सबसे कम है वो किसमें है? पूर्णिया जिले में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वही सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तब क्या हो जाएगा? रोहतास जिला। लेकिन सबसे कम पूछा गया तो पूर्णिया। वहीं अगर आपको कभी क्रम में सजाने के लिए दे दे कि न्यूनतम साक्षरता वाला क्रम में दर्शाइए, तो न्यूनतम साक्षरता वाला हम पहले बता रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा सबसे कम कहाँ है? पूर्णिया। उसके बाद सीतामढ़ी, फिर क्या? कटिहार। कभी कभी आपको क्रम में सजाने के रूप में ही दे दिया जाता है और पूछ दिया जाता है इसमें कौन नहीं होगा। मधेपुरा, सहरसा। ये न्यूनतम साक्षरता वाला बिहार का 5 जिला का बात है। और वही अगर आपसे पूछे अधिकतम सर्वाधिक साक्षरता वाला का क्रम पूछ दे, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला में तो तब कि कौन कौन आ जाएगा? तो एक तो जान गए कि रोहतास आएगा पहले नंबर पे, और उसके बाद पटना, फिर भोजपुर, और कौन आता है? मुंगेर, और लास्ट में सबसे आ जाता है औरंगाबाद। तो ये न्यूनतम साक्षरता वाला और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला का क्रम आपको बताया गया। चलिए अब बढ़ जाते हैं 11वें प्रश्न की ओर। किसान क्या करे किसने लिखा? ये पुस्तक है कि किसान क्या करे किसने लिखा, और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो ये है सहजानंद सरस्वती जी, जिन्होंने क्या किया था? किसान क्या करे पुस्तक को लिखा था। वहीं आपको पता होगा कि सहजानंद सरस्वती जी ने ही किसान सभा के क्या किए थे? अध्यक्ष थे। किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, प्रांतीय किसान सभा, तीनों सभा की अध्यक्षता किसने किया था? तो सहजानंद सरस्वती ने। और जो कि 1928, 1929 और 1936 में हुआ था। और आपको काफ़ी बार हम लिखवा भी चुके हैं, बता भी चुके हैं, तो आप लोग को इसमें और क्या। वहीं बात करें कार्यानंद शर्मा का, तो कार्यानंद शर्मा भी क्या थे? किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए थे। और राहुल संकृत्यान भी कहाँ से भाग लिए थे? छपरा से किसान आंदोलन का क्या किए थे? नेतृत्व किए थे। और तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। कार्यानंद शर्मा जो थे ये भी काफ़ी क्या थे? बिहार के प्रसिद्ध नेता में से एक थे। चलिए अब बढ़ जाते हैं 12वें प्रश्न की ओर। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो कुछ बिहार का राजकीय चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा, चूंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिहार का जब राजकीय पुष्प की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? गेंदा।
जो कि काफ़ी लोग घरों में लगा के रखते हैं। तो गेंदा फूल ही क्या है, हमारा बिहार का राजकीय पुष्प है। वही अगर आपसे पूछ दे कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, तो बिहार का राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा, गोरैया। तो ध्यान रखिएगा सारा पॉइंट को, छोटा छोटा चीज़ों को। बिहार का राजकीय पशु का अगर पूछ ले तब क्या हो जाएगा, बैल। अगर आपसे वृक्ष पूछ दे तब क्या हो जाएगा, पीपल। भाषा पूछ दे कि राजकीय भाषा क्या है बिहार का, तो हिंदू और उर्दू। हिंदू और कौन, उर्दू हो जाएगा। वही अगर लोकगीत, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये तो पता होगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का अगर प्रथम राज्यपाल पूछ दे तो जयराम दास दौलत राम। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री पूछ देगा तो श्री कृष्ण सिंह। अगर बिहार का प्रथम लोकगीत पूछ दे या नहीं, प्रथम नहीं, प्रमुख लोकगीत, तो बिरहा, चैती, कजरी, ये सब क्या होता है, प्रमुख लोकगीत में आ जाता है। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट को नोट डाउन करना है और साथ ही साथ ध्यान में भी रखना है। अब आइए आज के 13 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सी झील बिहार में है, तो बिहार में पूछ लिया गया, तो जाहिर सी बात है अब देखते हैं कौन है कौन नहीं है। तो बिहार का प्रमुख झील, कौन सी झील बिहार में है, तो सांभर झील नहीं होगा, कामा झील नहीं होगा, सुखना झील भी नहीं है, लेकिन अनुपम झील है। तो ये कहाँ है बिहार में, तो अनुपम झील आपका कहाँ है, बिहार के कैमूर जिला में, कैमूर जिला में। तो यहाँ हमसे पूछा ही क्या गया था कि कौन सा है, तो 3 नहीं था। वही बात कर ले कुछ बिहार का इम्पोर्टेंट झील का जिसका पूछ लिया जाता है, जैसे कि कामर झील, जो कि रामसर साइट में शामिल होने वाला पहला झील था, और ये आपको पड़ता कहाँ है, तो बेगूसराय में। और क्या कहता है, कुशेश्वर झील के बारे में पूछ दिया जाता है, कुशेश्वर झील जो कि कहाँ, तो दरभंगा में। ये कुछ इम्पोर्टेंट नाम है। गोगा भील झील, कौन झील, गोगा भील झील। और गोगा भील पक्षी अभयारण्य भी है, और दोनों कहाँ है, गोगा भील झील और पक्षी अभयारण्य, तो कटिहार में। तो ये सब इम्पोर्टेंट में से आता है, इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा। अब आइए आज के प्रश्न नंबर 14 की ओर देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 14 का आंसर। तो क्या है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, यानी कि कहाँ, तो बेगूसराय में क्या हुआ था, चौकीदारी कर, उसके विरुद्ध क्या हुआ, आंदोलन, और ये हिस्सा किसका था, यही पूछा गया। तो 2 नाम तो इसमें पहले से ध्यान रखना, एक बेगूसराय और कौन कर, तो चौकीदारी कर। और ये किस आंदोलन का एक हिस्सा था, तो ये था जो सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर कि चौकीदारी कर के खिलाफ अभियान किसका था, सविनय आंदोलन का हिस्सा था। यह कर क्या था, गांव के चौकीदारों की सेवा लेने के लिए लगाया जाता था, जो कि भारतीय गांवों में पुलिस व्यवस्था की तरह था। और वही सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के लिए 1930 में शुरू किया गया था, और यह क्या था, जन विरोध आंदोलन था। और आंदोलन का अगर नेतृत्व का बात कर ले तो महात्मा गांधी ने किया था। और ये सब क्या कहता है पॉइंट हम आपको बहुत बार लिखवा चुके हैं, इसलिए आज नहीं लिख रहे हैं कि कभी कभी आप लोग खुद से भी रिवीजन किया कीजिए। अब आ जाइए आज के प्रश्न नंबर 15 पे। और आप लोग से अगर रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा सॉल्यूशन कराना आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगता है आपको सेशन, और इस सेशन से संबंधित कोई प्रश्न हो तो ज़रूर से ज़रूर कीजिए। और हाँ, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जो कैमूर का पठार है तो पता है बिहार में स्थित है, लेकिन ये प्रसिद्ध किसके लिए है, तो चूना पत्थर के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वही बात करें तो कैमूर का पठार बिहार में स्थित है, और यह विंध्य श्रेणी के पूर्वी क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि यह विंध्य श्रेणी, कौन श्रेणी, तो विंध्य श्रेणी के पूर्वी क्षेत्र में फैला हुआ है, पूर्वी क्षेत्र में क्या है, फैला हुआ है, कौन, कैमूर का पठार।
तो ये ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार का जो कठोर चट्टान है वो क्या है, सफेद तलछटी चट्टान। जो पठार होता है तो एक प्रकार का क्या है, कठोर सफेद तलछटी है, और जिसका उपयोग क्या होता है, इमारत बनाने में या सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रमुख पदार्थ होता है खनिज कैल्साइट और आर्गेनाइटाइट। तो ये सब ध्यान रखना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए लिख नहीं रहे। ठीक, अब आइए आज के प्रश्न नंबर 16 पे। बिहार के किस जिले में चौथा रिंगिंग सेंटर खोला गया है? तो देखिए ये चौथा आपसे पूछा गया है, ये ध्यान रखना है। तो जो बिहार के किस जिले में चौथा रिंगिंग सेंटर खोला गया है, ये आपका खोला गया है भागलपुर में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इससे पहले अगर बात कर ले कि कहाँ कहाँ खुल चुका है, तो राजस्थान में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, ये तीनों जगह क्या हुआ, रिंगिंग सेंटर खोला जा चुका। और उसके बाद ये चौथा नंबर पे है क्या, भागलपुर। तो पहला नंबर पे क्या आ जाएगा, राजस्थान, उसके बाद उड़ीसा और फिर क्या, तमिलनाडु। इस सेंटर के द्वारा होता क्या है कि पक्षी को रिंग पहनाया जाता है, इसलिए नाम ही क्या है, रिंगिंग सेंटर, पक्षी को रिंग पहनाया जाता है। ठीक, और इससे उसके आने की क्या होता है, रूट का पता लगाया जा सकेगा। जो भी पक्षी हैं तो उनको रिंग पहनाया जाता है, तो इससे उनके आने का रूट का पता लगाया जा सकेगा। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखिएगा कि भागलपुर के भी कहाँ हुआ है, तो सुंदरबन में। कहाँ, तो सुंदरबन में शुरू किया गया है बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग सेंटर। बिहार का पहला है, बिहार का पहला रिंगिंग सेंटर, बर्ड रिंगिंग सेंटर कहाँ शुरू किया गया, तो भागलपुर के सुंदरबन में। और कब से शुरू किया गया, तो 2020 में। लेकिन ऐसे और भी 3 राज्यों में शुरू हो चुका है, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु में। लेकिन बिहार का किस जिला में पहला हुआ है, तो भागलपुर। ये चीज़ कंफ्यूज नहीं करना है, ध्यान में रखना है। ठीक, और उड़ीसा का चिल्का में खोला गया है, तमिलनाडु का पॉइंट कालीमेयर में, और राजस्थान का भरतपुर में। तो अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि तमिलनाडु में कहाँ खोला गया है, कौन सी जगह पे, तो पॉइंट कालीमेयर में। ठीक, वहीं राजस्थान का अगर बात कर ले कि राजस्थान का तो भरतपुर में, और उड़ीसा का चिल्का। ठीक, अब आ जाइए आज के प्रश्न नंबर 17, जिस पे होगा कोई नहीं खतरा। तो बस बढ़ जाते हैं 17 नंबर प्रश्न। नालंदा में स्थित बड़गांव यानी कि नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? तो ये प्रश्न को भी करिए स्टार मार्क, क्योंकि सारा प्रश्न का कलेक्शन तो इम्पोर्टेंट ही होता है, लेकिन इसमें भी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, गलती करना नहीं। तो जो नालंदा में स्थित बड़गांव यानी कि नालंदा महाविहार है, इसका पता किसने लगाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। वही बात कर ले अगर अलेक्जेंडर कनिंघम की, तो आपको पता होगा कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व, कौन सा, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जनक माना जाता है। सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है किसे, अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो ये पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा। वही बात कर ले अगर अलेक्जेंडर कनिंघम की, तो इसमें एक पॉइंट और नोट डाउन कर सकते हैं कि बोध गया के मंदिर की भी खोज इन्होंने ही की थी। बोध गया के मंदिर की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। वही बात कर ले कि ये क्या कहता है, सर रॉबर्ट ब्रसफुट, इसके बारे में पूछा जाता है। तो सर रॉबर्ट ब्रसफुट ने क्या किया था, सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल का खोज किया था। किसका, पूरा पाषाण काल का खोजकर्ता किसे माना जाता है सर्वप्रथम, तो सर रॉबर्ट ब्रसफुट को। और ये सब प्रश्न हिट क्वेश्चन में से एक आते हैं, इसलिए आपको बताया जाता है। ठीक, तो ये सब चीज़ों को क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बढ़ जाते हैं आज के 18वें प्रश्न की ओर, जो कि हमारा 18वां प्रश्न क्या होगा। राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप का निर्माण कब
हुआ। यहाँ ईस्वी पूछा गया, तो यहाँ तो एक चीज जान गए कि जो राजगीर में स्थित है क्या, तो विश्व शांति स्तूप। और इसमें क्या निर्माण क्या हुआ, ये ईस्वी पूछा गया, तो 1969 में ही क्या हुआ था, इसरो का भी स्थापना हुआ था। तो कुछ कुछ ईस्वी हर तरह से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वहीं बात कर ले, राजगीर स्थित क्या है, भारत जापान सर्वोदय मैत्री संघ द्वारा समझिए कि ये क्या है, विश्व शांति के प्रतीक के रूप में विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया गया, ये ध्यान रखिएगा। और इस स्तूप के निर्माण में जापान के फूजी गुरु, कौन गुरु, तो जापान के फूजी गुरु, बताइए कैसा नाम है, फूजी गुरु का क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। तो हो सकता है कभी कभी ये नाम ही आपसे पूछ दे। और ये जो विश्व शांति स्तूप है, ये विश्व शांति का प्रतीक है, जो कि भारत जापान सर्वोदय मैत्री संघ द्वारा रत्नागिरी, देखिए कितना नाम याद रखना पड़ता है आपको, रत्नागिरी क्या, पर्वत के शिखर पर ये स्तूप का निर्माण मतलब क्या है, इसका प्रतीक है। और ये राजगीर स्थित भारत जापान सर्वोदय मैत्री संघ द्वारा रत्नागिरी पर्वत के शिखर पर विश्व शांति के प्रतीक के रूप में विश्व शांति का स्तूप का निर्माण कराया। इतना चीज लिखना पॉसिबल नहीं है, बस आपको बता दिए। और इसमें योगदान किसका है, तो जापान का फूजी गुरु का। वहीं अगर पूछ दे कि राजगीर के विश्व शांति स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो ये प्रश्न तो काफी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो जो निर्माण किया गया उपेंद्र महारथी द्वारा, तो ये नाम क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। वही बात करें कि भारत में अगर सबसे बड़ा स्तूप में से पूछे कि कौन है, तो एक सांची का स्तूप है, जो कि किसने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। ठीक, अब देखिए 19 नंबर प्रश्न पे जाने से पहले आप लोग को पता है कि क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी 3 प्रश्न। जो भी रेगुलर सेशन देखते होंगे उनको तो जरूर से जरूर पता होगा कि डेली 3 प्रश्न पूछा जाता है। और कमेंट सेक्शन में कुछ लोग आंसर भी करते हैं, कुछ लोग बस देख के छोड़ देते हैं। ठीक, तो आपसे आज के लिए कमेंट आपको करना है, बाकी आगे की ओर प्रश्न बढ़ेंगे, लेकिन आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात, ये करना है आपका पहला प्रश्न हो गया। वहीं बात कर ले, अगर दूसरा प्रश्न क्या आपसे पूछ लिया जाएगा, क्या है आपके लिए दूसरा प्रश्न, जो कि हम आपसे वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो कि आपको काफ़ी बार पढ़ाया जा चुका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे ऐसे ही पूछ दिया जा रहा है, आपको हम पढ़ा भी चुके हैं कि कौन सा क्या होगा। ठीक, तो कार्यानंद शर्मा, ये किसान आंदोलन से क्या थे, संबंधित थे। इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था किसान आंदोलन, ये है दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपसे क्या हो जाएगा आज के लिए, तो आपको बताना है कि अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता कब हुई थी, ईस्वी बताना है, और अध्यक्षता किसने की थी ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ जाते हैं आज के 19वें प्रश्न की ओर, जो कि मिलान करने वाला फिर से आ गया। और मिलान करने में क्या है, मंदिर मस्जिद अकबरा नहीं जी, मकबरा। और इसको मिलान किससे करना है, इसका स्थान पूछ लिया गया है। तो पहला नंबर में क्या है, नौलखा मंदिर, बताइए। नौलखा हार है, गाना सुने ना, मुझे नौलखा मंगा दे वो, तो वही यहाँ नौलखा हार नहीं है बल्कि नौलखा मंदिर है, जो कि कहाँ, तो आपको नौलखा मंदिर मिलेगा बेगूसराय में। शेरशाह का मकबरा, तो ये तो पता होगा, सासाराम में। शाही मस्जिद की अगर बात कर ले तो ये हाजीपुर में। और शाही दौलत का मकबरा करते कहाँ है, तो मनेर में। देखिए कंफ्यूज नहीं करना है, शाही मस्जिद पूछे तो हाजीपुर, और शाही दौलत का मकबरा पूछे तो मनेर। तो ये इसमें क्या करना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है।
चलिए आज बढ़ जाते हैं अब आज के 20वें नंबर प्रश्न की ओर। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किस भारतीय को बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया गया? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो राजा सिताब राय को क्या किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। वहीं पूछ लिया जाता है कि बंगाल में उप दीवान किसको बनाया था रॉबर्ट क्लाइव? तो वो नाम भी ध्यान रखिएगा, दोनों को नाम को ध्यान रखना है कि बंगाल में उप दीवान किसको बनाया था रॉबर्ट क्लाइव ने? तो वो था मोहम्मद रजा। कौन रजा? तो मोहम्मद रजा। और आपको पता होगा कि 12 अगस्त 1765 में क्या हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुई थी, और ये इलाहाबाद की संधि का ईस्वी ही पूछ लिया जाता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और वही बात कर ले, इस संधि के द्वारा ही क्या हुआ था? अंग्रेज को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था। तो वो नाम ध्यान रख सकते हैं कहाँ कहाँ का? तो बिहार, उड़ीसा और बंगाल, यहाँ का क्या हुआ था? दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था। और इसी के साथ ही क्या हुआ था? बंगाल में द्वैध शासन भी प्रारंभ हुआ था। और बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ कौन किया था? तो द्वैध शासन प्रारंभ भी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था, लेकिन इसको खत्म किसके द्वारा किया गया था, यानी कि समाप्त किसके द्वारा किया गया था? तब वारेन हेस्टिंगस के द्वारा। तो यह ध्यान रखिएगा कि बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो वारेन हेस्टिंगस। और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया था। तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट का। रेगुलर चल रहा है क्लास, तो आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखा कीजिए और वीडियो को शेयर लाइक भी किया कीजिए, और कोई कमेंट हो तो ज़रूर कीजिए। बाकी मन से पढ़ाई कीजिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।